अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, लास्ट टॉपिक में हमने क्या पढ़ा? द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। यस, सबसे पहले हमने पढ़ा द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म थ्रू पेंटर्स एंड फिलोसोफर्स। नेशनलिज्म का आइडिया क्या है, एक पेंटर के नजरिए से और एक फिलोसोफर के नजरिए से। ये हमने दोनों देखा। पेंटर के नजरिए से, पेंटर क्या था, क्या नाम था पेंटर का? फ्रेडरिक सोरियो। पेंटर का नाम था फ्रेडरिक सोरियो। उसने बताया नेशनलिज्म का आइडिया उसके हिसाब से कैसा है और यूरोप में कैसी नेशनलिज्म की कैसी लेयर आ रही है, आ रही है, आ रही है। क्योंकि जिस टाइम पे उसने लिखा था तब के टाइम पे वो आइडिया था। उसके बाद फिर हमने फिलोसोफर, यस, अर्नस्ट रेनर, यस अर्नस्ट रेनर, तो इसके बारे में हमने देखा। इन लोगों ने आइडिया शेयर किए। अब हम आते हैं मेन, उसके बाद जिस कंट्री ने नेशनलिज्म को सबसे ज्यादा आगे बढ़ाया है, रियलिटी में जिसने सबसे ज्यादा आगे बढ़ाया है, फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन की डेट याद रखना बहुत ही इजी है, 1789। 10 नहीं आएगा, 1789। 1789 इजिकल टू फ्रेंच रेवोल्यूशन की डेट। अच्छा, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद फिर वो फिलोसोफर्स जो हमने पिछले के जो फिलोसोफर्स और पेंटर्स हैं उनने फिर अपने आइडियाज को शेयर किया। अच्छा, एक बात है, अगर उनने पहले ये आइडिया शेयर किया होता तो रेवोल्यूशन उनके थ्रू आता, उनके थ्रू आता। पर फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो भी आइडिया है, मेन आइडिया किसके बारे में बात की गई है फ्रेंच रेवोल्यूशन में, या फिर नॉट किंग आइडिया, मतलब रेवोल्यूशन में किसके आधार पर रेवोल्यूशन होता है? नेशनलिज्म कौन से आधार पे आता है? इक्वालिटी के आधार पे, लिबर्टी फ्रीडम, यस, और फ्रैटर्निटी भाईचारा, लोगों के बीच में कोलैबोरेशन, ये आइडिया है आपके फ्रेंच रेवोल्यूशन की। ओके, अब बात करते हैं इसकी, क्योंकि ये जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन में, ये जो हमारा पर्टिकुलर डायग्राम है, ये आपको आइडिया देगा कि रेवोल्यूशन क्यों हुआ। हमने ये देखा कि हमारा जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द आइडिया ऑफ इक्वालिटी, फ्रीडम, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, कोलैबोरेशन। और क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि फ्रांस की जो सोसाइटी थी वो इस तरीके से बटी हुई थी। फ्रांस की सोसाइटी ऐसे बटी हुई थी, ऊंच नीच पे थी, मतलब इक्वालिटी का आइडिया नहीं था। फ्रांस में इक्वालिटी का आइडिया नहीं था रेवोल्यूशन से पहले, इसलिए तो रेवोल्यूशन के दौरान ये आइडिया स्प्रेड हुए हैं। ये आइडिया स्प्रेड, मतलब ये आइडिया इसलिए स्प्रेड हुए क्योंकि ये आइडिया होते नहीं थे, ये चीज होती नहीं थी सोसाइटी में। अगर होती तो स्प्रेड नहीं होता इतना आइडिया। अब बात करते हैं फ्रांस की सोसाइटी, 3 हिस्सों में बटी थी, द फर्स्ट एस्टेट, द सेकंड एस्टेट, द थर्ड एस्टेट। इसके ऊपर है राजा, राजा सबसे ऊपर। तो राजा कौन था उस जमाने में? लुई द 16। यस, लुई द 16 राजा था। और इस तरीके से सोसाइटी डिवाइडेड है। फर्स्ट एस्टेट को क्लर्गी बोला गया है। क्लर्गी मतलब ये रोमन कैथोलिक फादर्स, चर्च के प्रीस्ट, चर्च के प्रीस्ट, और थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। सेकंड को नोबिलिटी बोला गया है, राजा के रिश्तेदार, राजा के साथी, राजा के रिश्तेदार, राजा के साथी। थर्ड एस्टेट, थर्ड एस्टेट में बाकी सारी जनता, बाकी सारी जनता। तो मतलब अगर ये सोसाइटी 100% है, ये सोसाइटी 100% है, तो ये दोनों मिला के 5% बनते हैं, और ये है बाकी की 95%। क्लर्गी और नोबिलिटी 5% है,
और थर्ड एस्टेट 95% है फ्रांस में। तो ऐसा क्या था, ऐसा क्या गुनाह कर दिया इन दोनों स्टेटों ने जो इनने रेवोल्यूशन किया? रेवोल्यूशन कहां से आया था? थर्ड एस्टेट से। फ्रेंच रेवोल्यूशन आया थर्ड एस्टेट से। पर क्यों आया? क्योंकि इनको राजा से फायदे मिलते थे। राजा इन दोनों एस्टेट को फायदे देता था, ये तो आप समझिए डायरेक्ट। और कैथोलिक चर्च, रोमन कैथोलिक चर्च बोल लो, इसका भी बहुत सिग्निफिकेंस है पूरे यूरोप में। अभी हम आगे भी देखेंगे, आगे जैसे जैसे हम स्टोरी एक्सप्लोर करेंगे देखेंगे कि चर्च भी कितना पावरफुल होता था। चर्च की भी बहुत सुनी जाती थी, क्योंकि पूरे यूरोप में कौन सा धर्म चल रहा है? क्रिश्चियनिटी धर्म चल रहा है। पूरे यूरोप में मोस्टली क्रिश्चियनिटी धर्म है, और चर्च जो है वो रखवाले हैं, धर्म के रखवाले एक तरह से कह लो, है ना। सो यस, क्लर्गी और सेकंड एस्टेट जो था, नोबिलिटी जो था, इनको प्रिविलेज बाय बर्थ, अब इसमें एंजॉयड सर्टेन प्रिविलेजेस में अभी हम आगे बात करेंगे, थोड़ी देर में बात करेंगे। जब रेवोल्यूशन होने के बाद एक हीरो की एंट्री होती है, हीरो की भी बात करेंगे। वो कौन सा हीरो है? यस, नेपोलियन है वो हीरो। सस्पेंस तुमने थोड़ा सा खराब कर दिया मेरा, ठीक है। यस, और स्पेशल इनको फायदे मिलते थे, और एक फायदा और कि इनको टैक्स नहीं देना पड़ता था। ये दोनों टैक्स नहीं देते थे, ये टैक्स देते थे। ये भर भर के जीते थे, ये मर मर के जीते थे। और राजा के बारे में एक चीज और बता दूं, राजा को वॉर करना बहुत पसंद था और लग्जूरियस लाइफ जीना बहुत पसंद था। लुई द 16 राजा को दो चीजें पसंद थी, वॉर करना और लग्जूरियस लाइफ जीने। अमेरिका को आजादी दिलाने में लुई द 16 का हाथ था। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी गिफ्ट की थी ना अमेरिका को, तो यस, तो इस चक्कर में लुई द 16 ने वॉर और लग्जूरियस लाइफ के चक्कर में टैक्सेस को बढ़ा दिया, टैक्सेस को बढ़ा दिया। अब टैक्स आप इन तीनों में से किसको देना पड़ेगा? थर्ड एस्टेट को, क्योंकि ये दोनों तो टैक्स देते ही नहीं, इनको फायदे, इनके पास फायदे हैं। तो यस, टैक्स बढ़ जाते हैं, महंगाई बढ़ जाती है, और ये आइडियाज तो सोसाइटी में दौड़ ही रहे थे। तो इस चक्कर में 1798 में 1789 में रेवोल्यूशन हो जाता है, ठीक है। रेवोल्यूशन के बाद है ना, बात की जाती है, फिर नेपोलियन की फिर एंट्री होती है उससे। अच्छा, वैसे रेवोल्यूशन के बाद राजा को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बना दिया जाता है। सबसे पहली बात तो राजा को एकदम से नहीं हटाते, रेवोल्यूशन होता है, राजा को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बनाया जाता है, मतलब राजा की पावर को थोड़ा कम कर दिया जाता है। उसके बाद फिर रेवोल्यूशन होता है, फिर दिक्कतें आती हैं लोगों को, फिर रेवोल्यूशन होता है, फिर राजा के बाद उसको मार देते हैं। उसके बाद जैकोबिन क्लब का मैक्सिमिलियन रोज़ापियर, वो डिक्टेटर, एक तरह का डिक्टेटर बनता है, एक तरह का डिक्टेटर बनता है, एक तरह का, क्योंकि एब्सोल्यूट डिक्टेटर नहीं है। उसके बाद मैक्सिमिलियन रोज़ापियर का 2 साल तक राज चलता है, 2 साल तक उसकी सरकार चलती है। जैकोबिन क्लब बहुत फेमस हो जाता है, उसके बाद 2 साल तक चलती है। उसके बाद नेपोलियन आती है। अब नेपोलियन के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। क्या बेटा? मैक्सिमिलियन रोज़ापियर, क्योंकि मैक्सिमिलियन रोज़ापियर जब वो 2 साल के राज में, उसने क्या किया, उसने लोगों को मरवाया, जो उसके खिलाफ बोलता था उसको मरवा देता था, वो गुलिटिन कर देता था, उसका गर्दन कटवा देता था। मैक्सिमिलियन रोज़ापियर के खिलाफ जो बोलता था उसकी गर्दन कटवा देता था वो, और एंड में उसके साथ क्या हुआ? उसी की गर्दन कट गई, उसकी गर्दन कट गई। अच्छा, बाय द वे, मैक्सिमिलियन रोज़ापियर के राज में राजा की तो गर्दन कटी, उसकी रानी की भी गर्दन कटी थी, ठीक है। तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का थोड़ा बेस कंसेप्ट है, क्लियर है? क्लियर, राइट? अब हम नेपोलियन की बात करते हैं।